हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो डेली हम लोग ईडू प्रेरणा चैनल में हम लोग देखते हैं, हमेशा बिहार शिक्षक एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रश्नों को डेली कर रहे हैं। 50 प्रश्न हम लोग डेली करते हैं इस चैनल पर, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न को भी शामिल किया गया है। खान सर के बुक के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है कुछ ही दिनों में, उसके भी प्रश्नों को मैं हर वीडियो में क्लास में लेकर आते हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि जो फेज 3 का एग्जाम है बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसमें किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो हमने फेज 1 और फेज 2 की तैयारी अच्छे तरीका से कराए हैं। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस बार सफलता हासिल किए हैं और उनका ज्वाइन भी जो है अच्छा सा जो स्कूल है उसमें हो गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को भाई इस सपना को साकार करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखिए, आप लोग पूरा देखिए, इससे बहुत कुछ फायदा मिलेगा आप लोग को सीखने में। और आप लोग टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे वहां पे हर चीज की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध होगी। और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइए और फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न कर है कि विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीकी क्या है। विलगित प्रोटीन यहाँ पे आ गया है, जो विलगित प्रोटीन होता है उसकी पहचान किस शोषक तकनीक के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी शोषक। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन होगा यह कौन सा होगा, पश्चिमी शोषक। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग 2 नंबर पे, क्योंकि डेली 50 प्रश्न यहाँ पे होती है। तो आप लोग अगर डेली 50 होती है तो 10 दिन देखते हैं तो आप लोग कितना प्रश्न देख सकते हैं, 500 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर जो यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की जो आकृति विज्ञान की जो अच्छी तरह से अध्ययन होते हैं वह किससे किया जा सकता है। अंतरा अवस्था, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था और जाइगोटिन में होता है। तो यहाँ पे हम लोग तीसरे ऑप्शन को सही करेंगे, मध्य अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, तो मध्य अवस्था में होता है। ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे, तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि क्यूरी, यहाँ पे जो क्यूरी एक शब्द है ये जो है किसकी यूनिट है। क्यूरी जो है ये किसकी यूनिट है, तो रेडियोधर्मिता। यहाँ पे जो ऑप्शन पहला दिया गया है इसको हम लोग सही करेंगे, क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की यूनिट मानी जाती है। ठीक है, इसका नामकरण जो है पियरे क्यूरी के नाम पर किया गया है। इसका नामकरण जो है पियरे क्यूरी, यहाँ पे नाम आप लोगों को लिख देते हैं, इसका नामकरण पियरे क्यूरी के नाम पर किया गया है। तो इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न चौथा नंबर जो प्रश्न है कि अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अग्निशामक होता है, अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अग्निशामक को आग बुझाने और आग जलाने के लिए, ऑक्सीजन को विस्थापित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। याद रखिएगा, अग्निशामक जो है इसका उपयोग आग बुझाने के लिए या तथा आग जलाने के लिए ऑक्सीजन को विस्थापित करके उसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन को विस्थापित करके। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। और आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम ग्रुप होंगे, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे उसमें आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, क्वार्टार्ज है, इसका रासायनिक नाम क्या है। क्वार्टार्ज का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होगा। क्या होगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। ये जो क्वार्टार्ज दिया गया है यह सिलिकॉन के 1 भाग और ऑक्सीजन के 2 भाग से मिलकर बना हुआ है। इसे ध्यान में रखिएगा। क्वार्टार्ज जो हो यह सिलिकॉन एक धातु है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के 1 भाग और ऑक्सीजन के 2 भाग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक यौगिक होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO
O2। इसका क्या होता है? तो इसका यौगिक होता है। क्वार्टाज जो है ये सिलिका की अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है। इसका उपयोग जो है एक कांच में होता है। इसके बाद बात करेंगे सोडियम सिलिकेट। ये मतलब इसका उपयोग कई उद्योगों में होता है। महत्वपूर्ण कांच बनाने में ये क्वार्टाज का उपयोग होता है। आगे देखिए प्रश्न, हम लोग आगे चलते हैं 6 नंबर पर। ध्यान से सुनिएगा अगर ना, तब प्रश्न आपके माइंडसेट में या दिमाग में बहुत अच्छा तरह से मतलब सेट हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्नों को जो है कभी नहीं भूल पाइएगा। तो यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है? पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर होती है? भारत के समुद्री सीमा के लगभग समानांतर होती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे, पश्चिमी घाट यहाँ पे सही होगा। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के रूप में जाना जाता है, जिसे सह्याद्री, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जो पर्वतों की लगातार श्रृंखला है वह पश्चिमी घाट है, जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और जिसकी उत्पत्ति मतलब इसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न आगे हम लोग चलेंगे 7 नंबर पे। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो भारत में हो जाएगा। अपना देश जो भारत है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा थोरियम जो है भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये भी विश्व के थोरियम भंडारण में अपना देश जो है सर्वाधिक योगदान देता है। अपना देश कौन सा? तो अपना देश भारत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। विश्व थोरियम रिजर्व जो वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुल 1160 जो टन है ये भारत से केवल मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा कहाँ पे मिलता है ये? तो केरल के तट जो है वहां पे इस थोरियम मिलता है भारत में। केरल के तट पर जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज जो भी आप लोगों को बताते हैं इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न हम लोग 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? यहाँ पे हर तरह के प्रश्न जो हैं आपको क्लास में मिलेंगे। हर तरह से विज्ञान के भी प्रश्न मिलेंगे, सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न मिलेंगे, और तो इससे आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से सीखने को मिलेगा, बेहतर भी होगा और आपके लिए लाभदायक भी होगा। ठीक है, तो सारे जो हम लोग का सिलेबस है, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आप लोगों को प्रश्न करा रहे हैं। तो शिव कुमार शर्मा ये किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो जो शिव कुमार शर्मा है ये संतूर वादक हो जाएंगे। शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। ये जो शिव कुमार शर्मा है ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं शिव कुमार शर्मा, यहाँ के निवासी हैं। और ये संतूर जो है ये इसमें बहुत इनका श्रेय जाता है। ठीक है, आगे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 9 पे देखिए। 9 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्लेड रनर, बहुत अच्छा सा यहाँ पे सुंदर सा एक वर्ड आ गया है, ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, सही करेंगे। ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस जिनको ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। ये जो ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस है ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। ये एक रन दौड़क हैं, धावक हैं जो दौड़ते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग बढ़ेंगे 10 नंबर प्रश्न पे। 10 प्रश्न है कि यहाँ पे गृह मंत्रालय होगा। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफसीआरए का विस्तृत रूप क्या है? मतलब एफसीआरए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अच्छा सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। तो एफसीआरए का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हम लोग दूसरा को सही करेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेट।
ठीक है, तो इस चीज को सही करेंगे क्योंकि FCRA का जो तात्पर्य होता है वह विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम से है, विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम से है। यह भारत में गैर सरकारी संगठनों की विदेशी फंडिंग है उसको ये क्या करता है, ये लाता है जो भारतीय कानून के अंतर्गत होता है। तो FCRA का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न 11 पे। 11 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, इनमें से कौन सी एक जो है मौलिक इकाई नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है, तो हम लोग चौथा को सही करेंगे। क्यूबिक मीटर ये जो है ये मौलिक इकाई नहीं है, ये व्युत्पन्न मात्रक होता है। जो क्यूबिक मीटर दिया गया है यहाँ पे यह व्युत्पन्न मात्रक है। कौन सा मात्रक हो जाएगा, ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, क्योंकि जो भौतिक राशि कुछ होती है, मतलब कुछ भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ मानकों का प्रयोग किया जाता है, और मानक का मतलब होता है जो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मौलिक राशि या मौलिक इकाई कहा जाता है। जैसे लंबाई हो जाएगा, जैसे हम लोग कहेंगे लंबाई होगा, इसके बाद द्रव्यमान होगा, ताप हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, ताप हो जाएगा। ये सारे जो हो जाएंगे मौलिक मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्यूबिक मीटर में यहाँ पे दिया गया है ये हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो पूछा गया है प्रश्न में दोस्तों कि मौलिक इकाई नहीं है, तो मौलिक इकाई कौन सी नहीं हो जाएगी, तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा। समझ गए। आगे देखिए प्रश्न 12 पे। 12 जो प्रश्न है कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो चौथा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, कोयला हो जाएगा। यहाँ पे जो कोयला है ये बायोमास का उदाहरण नहीं हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पे गलत हमने बता दिया। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। ये सारे चीज हो जाएंगे, लकड़ी, गोबर, कोयला, लेकिन परमाणु ऊर्जा नहीं है। ये परमाणु ऊर्जा यहाँ पे सही होगा। तीसरा ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। हम सोचे कि यहाँ पे उदाहरण है दिया गया है इसलिए कोयला को टिक किए, लकड़ी को भी करते, गोबर गैस को। अगर दिया रहता कि उदाहरण है तो आप लोग लकड़ी, गोबर गैस और कोयला को सही कीजिएगा। नहीं दिया गया है इसीलिए यहाँ पे परमाणु ऊर्जा जो होगा ये सही होगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ गया होगा कि बायोमास ये होता क्या है। तो बायोमास उसे हम कहते हैं जब पेड़ पौधे या कह सकते हैं मरे हुए जीव, इनसे ऊर्जा स्रोत जो प्राप्त होते हैं उसी को हम लोग बायोमास कहते हैं। बायोमास का जो प्रयोग होता है ईंधन, मतलब जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, कोयला हो गया, ये सारे चीज जो हो जाएंगे ये बायोमास का उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन परमाणु ऊर्जा जो होगा ये बायोमास का उदाहरण नहीं होगा। समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 13 देखिए। 13 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। अब देखिए यहाँ से नहीं पूछा गया है, इसी में जल्दबाजी में बहुत जो विद्यार्थी होते हैं वो सही आंसर को गलत कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा, तब इसके बाद ही आप लोग उत्तर दीजिएगा। नहीं वाला जो है आप ध्यान दीजिएगा। अधिकतर प्रश्न में देखा गया है कि नहीं वाला जरूर प्रश्न रह रहा है। तो कल्याणकारी योजना नहीं है, इस पर हम लोग देखेंगे। तो चौथा ऑप्शन को सही करेंगे, कर्मचारी रेफरल योजना। कर्मचारी रेफरल योजना ये स्कीम है जो सामाजिक नेटवर्क से चिन्हित करते हुए अंतर जो भर्ती प्रक्रिया उससे ये संबंध है, कर्मचारी रेफरल योजना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किसान कल्याणकारी योजना जो है इससे संबंधित नहीं हुआ, इससे ये संबंधित नहीं है। आगे देखिए प्रश्न 14 पे। 14 प्रश्न है कि राजनीति में धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है। यह शब्द किसने कहे। राजनीति में जो धर्म जो है कभी भी अलग नहीं हो सकता है, ये किस नेता के द्वारा कहा गया है। तो जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्हीं के द्वारा इस जो वाक्य है इसको कहा गया है। ध्यान में जरूर रखिएगा। राष्ट्रपति जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं ये धर्म द्वारा अनुप्रमाणित राजनीति को ही
जन कल्याणी मानते हैं। कौन? तो हमारे महात्मा गांधी जी। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। आगे ध्यान में रखिएगा प्रश्न। चलते हैं प्रश्न 15 प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो ये अधिनियम जो है 2009 में लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009। इस डेट को आप लोग के दिमाग में जरूर बैठ जाना चाहिए और याद होना चाहिए अच्छे तरीका से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया था। और ये जो अधिनियम है 1 अप्रैल 2010 याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 से यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में शिक्षा अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। केवल किस राज्य को छोड़ा गया था? तो जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न पूछा जाता है कि 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, तो वह भारत का कौन सा राज्य है जहां पर यह लागू नहीं हुआ था? तो आप लोगों को टिक करना होगा जम्मू कश्मीर। और ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग बढ़ेंगे 16 पे। 16 प्रश्न है कि 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो उस भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। उस भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रश्न आगे हम लोग बढ़ेंगे 17 पे। 17 प्रश्न है कि IIFA का पूरा अर्थ क्या होता है? तो इसका पूरा अर्थ जो होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। IIFA का जो फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, ये होता है। ठीक है, इसमें कह सकते हैं जो प्रत्येक वर्ग के जो IIFA अवार्ड्स होते हैं वह बॉलीवुड के जो कलाकार होते हैं उनको प्रदान किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग बढ़ेंगे 18 पे। 18 प्रश्न है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या होता है? तो इसका सबसे बुनियादी परिणाम कह रहा है प्रश्न में कि जो नागरिक होते हैं, भारत देश के नागरिक होते हैं, उनके प्रति जो जवाबदेही जो सूचनाएं होती है, जो दिया जाता है जवाब, वही जो है लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम माना जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग का जो भारत देश है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सारे जो लोग रहते हैं सभी को स्वतंत्र रूप से अपना मत, अपना जो बाड़ी है इसको सही कर सकते हैं। यह नहीं है कि यहाँ पे किसी चीज़ का रोक है। तो तीसरा ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर की इंडिया वीनस फ्रीडम जो है किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे पहला ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। इंडिया वीनस फ्रीडम जो है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का एक राजनीतिक आत्मकथा माना जाता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न 20 नंबर पे कि लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। निम्न में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में? ये जो है नहीं है इसमें से। सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो एग्लो इंडियन ये जो सदस्य हैं ये नहीं है। एग्लो इंडियन के सदस्य जो है इसमें नहीं है। तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 331 है, आर्टिकल 331 ध्यान में रखिएगा, इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है एग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्यों को लोकसभा में सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं, एग्लो इंडियन के रूप में। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग बढ़ेंगे 21 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश परिवहन का मुख्य साधन माना गया है। तो इसका जो सबसे जो प्रमुख साधन माना गया है रोडवेज माना गया है। रोडवेज के ही द्वारा जो सड़क परिवहन है, यहाँ से आयात और निर्यात बहुत सारी वस्तुओं का होता है। एक देश से दूसरी वस्तुओं में सामान आते जाते रहते हैं, तो उसका सबसे मुख्य मार्ग है वह रोडवेज ही हो जाएगा, सड़क परिवहन ही हो जाएगा। अब तो समुद्री मार्ग से भी होता है, हवाई मार्ग से भी होता है। तो ये सबसे ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था का साधन हो जाएगा वह रोडवेज हो जाएगा, सड़क परिवहन हो जाएगा। आगे रखिएगा प्रश्न देखिएगा 22 नंबर की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए इसकी सकारात्मक जो पर्यावरणीय कार्रवाई है उसको वैश्विक तरीका से आगे बढ़ाने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए हर साल जो है विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रश्न हम लोग 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन को चुनना है। तो चीनी पानी में घुलनशील है, होता है, हो जाएगा। यहाँ पे यह तीसरा ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि यह द्रव में ठोस का विलयन का प्रकार है। चीनी पानी में घुलनशील होता है, यह द्रव में ठोस के विलयन के प्रकार है, और चीनी का विलयन जो है वास्तविक विलयन है, इसलिए चीनी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। सही कथन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 24 नंबर। 24 प्रश्न है कि किलोवाट घंटा जो है ये किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा की इकाई हो जाएगा। चौथा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। ऊर्जा का जो इकाई है जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है। दोस्तों ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होगा। और त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारे चीज ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग बढ़ेंगे 25 नंबर पे। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखेंगे BR अम्बेडकर हो जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा ये सही होगा, BR अम्बेडकर। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। ये 29 अगस्त 1947, इस डेट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने BR अम्बेडकर को अध्यक्षता में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में यह चुना गए थे। तो ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे। प्रश्न हम लोग 26 नंबर प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहां अपील कर सकते हैं। सुंदर सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बेहतर प्रश्न है। ये कहां पे ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको ही हम लोग सही करेंगे। क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये लोगों को न्याय संगत अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालांकि अगर बात करेंगे मौलिक सिद्धांत होने के नाते यह अनुच्छेद 37, ये आर्टिकल 37 के अनुसार देश के शासन में कानून बनाने में इस सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ये यहाँ पे सही होगा, गलत होगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त सदनों की अध्यक्षता लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, वक्ता, यही करते हैं। कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर। जो संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। हो गए, तो याद कर लीजिएगा। प्रश्न हम लोग देखेंगे 28 नंबर है, AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति निम्न में से किस व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है। तो यह AB जो ग्रुप हो AB को ही प्रदान करेंगे। AB व्यक्ति जो है AB वाले जो व्यक्ति हैं उनको ही ये जो खून है प्रदान कर सकते हैं। 29 देखेंगे। प्रश्न है कि वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक होता है। तो विकिरण यहाँ पे देखेंगे रेडिएशन होता है। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा, रेडिएशन। वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक होता है, तो रेडिएशन का सबसे ज्यादा सर्वाधिक होता है। ठीक है। देखिए साथी, यहाँ पे रेडिएशन वहीं विकिरण होता है, यहाँ पे विकिरण भी दे सकता है, वहीं कहा जाता है। इंग्लिश में लिखा गया है विकिरण। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, हिंदी में भी विकिरण देता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 30 नंबर कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य रह चुके थे। तो पहला ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, स्वराज पार्टी के सदस्य रह चुके थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को करा रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है।
आगे बढ़ेंगे हम लोग 31 नंबर प्रश्न पे कि किस स्मारक ने गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किए थे। तो महाबोधि मंदिर समूह में। कहाँ पे? तो महाबोधि मंदिर समूह में। कहाँ पे है? तो गया में हो जाएगा, बिहार में है। बिहार के गया में ये जो है महाबोधि मंदिर है। आगे प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे 32 नंबर पे कि 32 प्रश्न है कि भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? दूसरा तो पद्म भूषण पुरस्कार हो जाएगा। यहाँ पे जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न हम लोग 33 नंबर। 33 प्रश्न है कि मूसा पैराडिसियाका यह किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो यह किसका हो जाएगा? भुट्टा का हो जाएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। जो केले का मूसा जो पैराडिसिका का नाम जाना जाता है उसका भुट्टा को जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान माफ कीजिएगा दोस्तों, भुट्टा को नहीं केला को जाना जाता है। चौथा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे क्योंकि केला का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मूसा पैराडिसियाका हो जाएगा। चौथा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हम भुट्टा हम पढ़ लिए, गलत हो गया। ठीक है, माफ कीजिएगा उसके लिए। 34 प्रश्न है कि झींगे किस परिवार से संबंधित होते हैं? तो ये क्रस्टेशियन के परिवार से संबंधित होते हैं। झींगे 10 पैर वाले बाह्य कंकाल आवरण के एक छोटी जलीय क्रस्टेशियन जो है ये रहते हैं जिनका सामान्य नाम है। तो यहाँ पे क्रस्टेशियन से संबंधित होते हैं झींगे। 35 देखेंगे जो प्रश्न है किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग जो होता है वह नीला हो जाता है। प्रश्न आगे हम लोग बढ़ेंगे 36 नंबर पे। 36 नंबर जो प्रश्न है इस तरह का प्रश्न है कि CH3OH है, इसमें जो OH बंध जो दिया गया है ये कैसा होगा? अच्छा सा प्रश्न है आपके सामने। तो यहाँ पे जो CH3OH हो जाएगा ये मिथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। ये मिथेनॉल का सूत्र है। ठीक है, ये मिथेनॉल का सूत्र है। तो इसमें बंध जो हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो जाएगा। यहाँ पे ध्रुवीय सहसंयोजन बंध हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे 37 के अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। अष्टक अंक प्रणाली का आधार 8 हो जाएगा। 38 नंबर देखिए प्रश्न कि माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध इससे है, किससे हो जाएगा? माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा को सही करेंगे। मांग की तरह ही एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, मांग की तरह ही एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, यह माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध को व्यतीत करता है। 39 देखेंगे प्रश्न। 39 प्रश्न है कि उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिनकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो कुनैन का वृक्ष से हम लोग सिनकोना नामक जो कुनैन का वृक्ष होता है उसी से मलेरिया का उपचार ठीक होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 40 जो प्रश्न है कि अक्षांश का 1 डिग्री अंश डैश के बराबर होता है? तो यह जो बराबर होता है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर? 111 किलोमीटर के बराबर होता है, 69 मील जिसको बोलते हैं। 41 प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो डिब्रूगढ़ हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ स्थित है। 42 देखिए प्रश्न जो है कि एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की थी? तो 30 अप्रैल 1945 देखेंगे यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। 30 अप्रैल डेट भी याद करिएगा। 30 अप्रैल 1945 में एडोल्फ हिटलर जो है इन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिए थे गोली मारकर, स्वयं को अपने गोली मारकर आत्महत्या किए थे। 43 प्रश्न हिमायू जो है ये किस वंश के शासक थे? तो ये मुगल साम्राज्य के शासक हो जाएंगे हिमायू, दूसरा सही होगा। 44 प्रश्न देखेंगे रक्त परिसंचरण की खोज डैश के द्वारा किया गया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, तीसरा को हम लोग टिक करेंगे सही। और 45 नंबर देखेंगे प्रश्न ध्यान से कि घूर्णन गति के 2 प्रकार कौन से हैं? घूर्णन गति के 2 प्रकार कौन से हो जाएंगे? घूर्णन गति की बात किया है तो ध्यान में रखिएगा, बहुत सुंदर सा आप लोगों के सामने ये प्रश्न लाए हैं। और दोस्तों जितना हो सकेगा ना आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को हम इस चैनल के माध्यम से कराते हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो घूर्णन यहाँ पे क्या है? घूर्णन गति के 2 प्रकार जो होते हैं वह होते हैं, यहाँ पे देखेंगे स्पिन और रूपांतरित गति। तीसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे
स्पिन और रूपांतरित गति, तीसरा सही होगा। तो हम लोग क्लास में आज 45 ही प्रश्न लिए थे और आपको सारे प्रश्न समझाए हैं अच्छे तरीका से। कैसा लगा होगा आप लोगों को वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। कल मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा।